हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विक्रांत मिश्रा शेयर मार्केट की पाठशाला पार्ट 12 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपसे जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है फ्यूचर ट्रेड के बारे में। हमने अब तक जो भी सीखा है वो इक्विटी के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में और जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उनके बारे में हमने पूरा डिटेल में अच्छे से स्टडी कर ली, किस तरह से मार्केट वर्क करता है। तो मार्केट का जो अब तक हमने बेसिक या यूँ कहें कि फाउंडेशन बना लिया है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं अब फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर से मेरा मतलब है ये वही फ्यूचर एंड ऑप्शन हैं जिनमें लोगों ने हीरो या जीरो किया हुआ है, जिनके पैसे बर्बाद हुए हैं या जो भी मार्केट के बारे में नेगेटिव खबरें देते हैं, वो यही फ्यूचर एंड ऑप्शन है जो हम अब सीखेंगे। और इसमें जब हम सीख जाएंगे तभी हम इसमें आसानी से पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो फ्यूचर है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था। तो हम पहले चले जाते हैं कि उस वक्त जब जो ट्रेडिंग है ये ऑनलाइन ऐसे मोबाइल में या सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं हुआ करती थी, यानी आपको ये सब फिजिकल फॉर्म में रिंग में हुआ करता था। रिंग यानी वो जगह थी NSE BSE की जहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करती थी, और वहाँ पे आपको जो जॉबर्स होते हैं वो ऑर्डर वगैरह प्लेस करते थे आपके बिहाफ में। और जब वहाँ पे जब ये ऑर्डर वगैरह प्लेस किया जाता था तब लोगों को अगर इक्विटी खरीदनी है तो वो पेपर फॉर्म में वहाँ पे इक्विटी खरीद कर ले आते थे अपना पूरा पैसा देके। लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन और था लोगों के पास, जिनमें क्या होता था, आपको मान लो रिलायंस के आपको शेयर्स खरीदने और आपको ऐसा लगता है कि रिलायंस बहुत ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे। रिलायंस का एक तो तरीका है कि आप पूरा पैसा देके वो जो है उठा लोगे रिलायंस, लेकिन दूसरा ये तरीका है कि रिलायंस में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो देकर, यानी रिलायंस में जो लगने वाला पैसा है वो आपकी बदले कोई और पे कर देगा और आप वो रिलायंस के शेयर खरीद सकते हो। मान लो आपके पास सिर्फ इनिशियल कुछ अमाउंट है और आपको रिलायंस के शेयर फिर भी लेनी है। मान लो आपको 10 लाख का रिलायंस लेना है और आपके पास पैसे नहीं, तो आपके बदले पे कोई और वहाँ पे कर देगा। बदले में आपको उसको क्या देना है, आपको बस इंटरेस्ट रेट पे करना है, जो 12, 15, 20, 25 जो भी परसेंटेज होगा वो इंटरेस्ट आपको उसको पे कर देना है, और वो आदमी उसी इंटरेस्ट में खुश है। अब रिलायंस का शेयर ऊपर जाए, प्रॉफिट हो, आपको कितना भी प्रॉफिट हो आप ले जाओ, बट उसे बस इंटरेस्ट से मतलब था। तो यहाँ पे क्या होता था कि आप की बदले कोई और पैसा पे करता था और आप उसकी जगह पे अपना प्रॉफिट वगैरह निकाल के आप उसको जो उसका इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट आप दे देते थे, क्योंकि उसने आपको अमाउंट दिया हुआ था। तो इस सिस्टम को बदला सिस्टम कहा जाता था, और यही आगे चल के अब हमारे फ्यूचर के नाम से हम जानते हैं इसे। और ये जो प्राइस है, आप देखोगे कि आप जब स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर डालते हो तो वहाँ पे अगर आपने रिलायंस टाइप किया तो रिलायंस टाइप करने के बाद आपको रिलायंस फ्यूचर करके भी एक ऑप्शन आ जाता है, और वहाँ पे कॉल पुट ये भी ऑप्शन आ जाता है। आप देखोगे तो फ्यूट लिखा होगा या आपके उसके सामने C या PE लिखा होगा। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए, रिलायंस मैंने टाइप किया तो रिलायंस इंडस्ट्री, एक NSE यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा ये भी NSE लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आपको फ्यूचर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर है। अगर हम दोनों पे क्लिक करते हैं तो दोनों के प्राइस में एक डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ। रिलायंस पे हमने क्लिक किया, रिलायंस इंडस्ट्री पे, और रिलायंस इंडस्ट्री का जो प्राइस है वो आपके सामने ये दिख रहा होगा 3180 रुपया 55 पैसा। बट अगर रिलायंस फ्यूचर पे हम क्लिक करेंगे तो हमें वही प्राइस देखो कितना दिखाई देता है, 3194, यानी यहाँ पे 14 रुपये का प्लस आपको फ्यूचर का प्राइस दिख रहा है। तो ये प्राइस डिफरेंस क्यों है? ये प्राइस डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो जो इंटरेस्ट या जो वो बदला सिस्टम में हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो इसके प्राइस में ऐड हो गया है। और जब आप यही फ्यूचर का प्राइस आप जब एंड वाले दिन देखते हो, यानी जब इसकी एक्सपायरी आती है। अब आपने यहाँ पे रिलायंस के फ्यूचर में एक चीज़ देखी होगी कि जब रिलायंस का फ्यूचर आप डालोगे तो आपके सामने 2-4 ऑप्शन रिलायंस के फ्यूचर में आ जाएंगे। यहाँ देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे 3 फ्यूचर के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और तीनों के प्राइस अलग होंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब ये रिलायंस का जो जुलाई का चार्ट है या जुलाई का जो फ्यूचर है, ये जुलाई मंथ एंड में एक्सपायर हो जाएगा, ये अगस्त मंथ में एक्सपायर हो जाएगा, ये सितंबर मंथ में एक्सपायर हो जाएगा। तो अब इसको एक्सपायर होने में 1 मंथ है, इसको 2 मंथ है, इसको 3 मंथ है। तो आप देखोगे जुलाई मंथ का जो एक्सपायरी है वो 3194 के प्राइस चल रहा है, और अगस्त का जो आप देखोगे वहाँ पे 200 चल रहा है, 207 चल रहा है।
और इसी तरह से आप अगर अगस्त के बाद वाला जो देखोगे, अगस्त जून जुलाई अगस्त, तो हम देख लेते हैं रिलायंस फ्यूचर, हाँ सितंबर का अगर हम देखेंगे तो ये चल रहा है 228 यानी 3228। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से महीना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पैसे बढ़े हुए हैं, यानी उसमें वो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और इसे ही हम, जो ये इंटरेस्ट है, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरिंग, यानी आप उस शेयर को कैरी करने के लिए जो पैसा दे रहे हो उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। और यही कॉस्ट ऑफ कैरी जब आपके स्पॉट प्राइस से जुड़ता है तो आपका फ्यूचर का प्राइस एग्जैक्ट आ जाता है। यानी जो आपका फ्यूचर का प्राइस जो बनेगा वो कैसे डिसाइड होगा, ये आएगा आपका जो फॉर्मूला है वो होगा F इज इक्वल टू एस यानी स्पॉट प्राइस इनटू, या आप प्लस कर लो कॉस्ट ऑफ कैरी आएगा। कॉस्ट ऑफ कैरी को किसी भी हिसाब से लिख लो, या कॉस्ट ऑफ कैरी में कैसे होगा कि जितने महीने बाकी हैं उनके हिसाब से आपका जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करके जो इंटरेस्ट रेट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उतना इंटरेस्ट आपको उसमें पे करना पड़ेगा, तो आपका जो फ्यूचर का प्राइस है वो आ जाता है। स्पॉट यानी क्या है, जो रिलायंस का एक्चुअल जो प्राइस था वो स्पॉट हम उसको बोलेंगे, और कॉस्ट ऑफ कैरिंग क्या होगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको, जो या ब्याज है उसको हम कॉस्ट ऑफ कैरी बोलेंगे। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैरी है ये धीरे धीरे घटते जाती है, यानी एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि अब उसमें ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए। मान लो आपने 28 दिन के लिए किसी से पैसे लिए, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 100 रुपये मुझे पूरे टोटल पे करने पड़ेंगे 28 दिन के लिए, तो उसी तरह से जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, मान लो आपने सिर्फ 10 दिन के लिए अगर किसी से ब्याज पे पैसे लिए तो आपको उससे कम पैसे पे करने पड़ेंगे, और अगर मान लो 1 दिन के लिए पैसे लिए आपने तो और कम देने पड़ेंगे। तो इस तरह से एंड ऑफ द एक्सपायरी, यानी जब वो एक्सपायरी आ जाएगी तो आपके जो पैसे हैं वो फ्यूचर, और यानी ये कॉस्ट ऑफ कैरिंग हम हटा देंगे, तो आपका जो ये फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट के प्राइस पे बराबर आ जाएगा। तो जो स्पॉट का प्राइस और फ्यूचर का प्राइस होता है उसमें एक डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को, यानी फ्यूचर के प्राइस में से जब हम स्पॉट के प्राइस में से जब हम फ्यूचर के प्राइस को घटाते हैं उसे ही हम कहते हैं बेसिस। जो ये डिफरेंस होता है उसे हम बेसिस कहते हैं। तो जब आपका स्पॉट का प्राइस कम होगा और फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो निगेटिव बेसिस आता है, और जब स्पॉट का प्राइस ज़्यादा होगा और फ्यूचर का प्राइस कम होगा तो उसे हम पॉजिटिव बेसिस कहते हैं। और पूरी उसकी जो 1 महीने की जो कॉन्ट्रैक्ट या 2 महीने की कॉन्ट्रैक्ट या 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट जो भी होती है, उस मैच्योरिटी पीरियड के अंदर वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। और इस पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ को देखकर, यानी इसमें से जब आप बेसिस देखोगे कि प्राइस ज़्यादा चल रहा है स्पॉट का या फ्यूचर का ज़्यादा चल रहा है, आप ये पता कर सकते हो कि फ्यूचर सस्ता है या फ्यूचर महंगा है, आपका जो मार्केट है वो किस दिशा में जाने वाला है, वो बढ़ने वाला है या घटने वाला है। अगर फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा होगा तो ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी स्पॉट अब बढ़ने वाला है, और अगर वहीं आपका जो स्पॉट का प्राइस है वो ज़्यादा होगा और फ्यूचर का प्राइस कम होगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। तो जब आपका जो स्पॉट का प्राइस है वो ज़्यादा हो जाए फ्यूचर के प्राइस से तो मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, तो इसे हम कहते हैं बैकवर्डेशन मार्केट। लेकिन यही अगर आपका फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा हो जाए और स्पॉट का प्राइस कम रहे तो उसे हम कहते हैं कॉन्टेंगो। तो जैसा नाम है बैकवर्डेशन यानी पीछे की तरफ जाना। पीछे की तरफ कब जाएगा, जब आपका स्पॉट का प्राइस है वो बढ़ जाएगा और फ्यूचर का प्राइस यानी जो आपका प्रेडिक्शन था वो घट जाएगा, तो मार्केट उल्टा जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल आपने चीज़ खरीदी थी उसका प्राइस ज़्यादा है और जो होना है वो कम है, तो ये बैकवर्डेशन इसे हम कहते हैं। और वहीं अगर जो आपने प्राइस सोचा था फ्यूचर का वो ज़्यादा है और जो आपका स्पॉट चल रहा है इस वक्त कम है, तो आपका वो जो मार्केट है उसे हम कॉन्टेंगो मार्केट कहते हैं, कॉन्टेंगो। अब इसी फ्यूचर में एक चीज़ और होती है जो आपको जानना है, वो है मार्जिन सिस्टम क्या है। इनिशियल मार्जिन करके एक चीज़ होती है जो आपको पे करने पड़ती है। जब आपको मान लो रिलायंस का शेयर खरीदना है तो आपको एक इनिशियल अमाउंट देनी पड़ती है और उस पे आप मार्जिन ले सकते हो। तो जो अमाउंट है मार्जिन लग रहा है उसे मार्जिन अमाउंट कहोगे और जो इनिशियल अमाउंट आप पे कर रहे हो उसको आप इनिशियल अमाउंट कहोगे। तो इनिशियल अमाउंट में क्या होता है, आप लगभग 20% के आसपास आप पे कर देते हो, 20 या 10% के आसपास आप पे कर देते हो और आपको वही चीज़ मिल जाती है। लगभग 20% मेरे हिसाब से आपको वो चीज़ पे करने के बाद
आप रिलायंस का फ्यूचर को बाय कर सकते हो। तो लगभग अगर 6 या 7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है आपका, तो आप लगभग 70,000 60,000 ऐसा कुछ देकर आप उस चीज़ को बाय कर सकते हो। 10 to 20% आप पकड़ लो, और ये चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे यही मार्जिन बढ़ जाएगा। यानी आप अगर एक्सपायरी के आखिरी वीक में हो तो आपको 50%, 60% या 80% पूरा का पूरा मार्जिन देना पड़ेगा, और ये आखिरी के वीक में आपका जो इनिशियल मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसी फ्यूचर को बाय करने के लिए देने पड़ते हैं। यानी 7 लाख के लिए आपको 6 लाख 7 लाख ऐसा पूरा अमाउंट लग सकता है। और ये क्यों रहता है? क्योंकि ये सिक्योरिटी अमाउंट रहती है। कल को अगर आपको लॉस हो गया और आपने सिर्फ पे किया है 20% ही, तो बाकी की रिकवरी कैसे होगी? तो इस सिस्टम से ये ऐसे काम करता है फ्यूचर। तो फ्यूचर में आपको ये मार्जिन हमेशा देनी पड़ती है। तो ये सिस्टम से आपका फ्यूचर वर्क करता है। तो होप मैंने थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में आपको बेसिक बता दिया है कि किस तरह से फ्यूचर में चीज़ें वर्क करती हैं, और इस फ्यूचर को और भी डिटेल में हम एक्सप्लोर करेंगे। प्रैक्टिकली कैसे इसको हम बाय सेल करते हैं और कैसे कॉन्टेंगो को समझते हैं। या आपने ये भी सुना होगा कि मार्केट अभी प्रीमियम है या फ्यूचर अभी प्रीमियम चल रहा है या डिस्काउंटेड चल रहा है। तो ये भी इसी के थोड़े से बदले हुए टर्म्स है, जिसको देखकर भी आप फ्यूचर ट्रेड में डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट आपका ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है।